दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। पिछले हफ्ते की 3 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। आइए सबसे पहले तीनों खबरों पर एक नजर डालते हैं। आज सबसे पहले जानेंगे कि पेगासस मामला क्या है और यह लीक हुई कैसे। उसके बाद बात करेंगे चीन और ताइवान के बीच क्या है ऐतिहासिक लड़ाई। और फिर अंत में जानेंगे कि लेबनान किन कारणों से राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। लेकिन सबसे पहले बात पेगासस मामले की करते हैं। मौजूदा वक्त में एक सॉफ्टवेयर ने भारत समेत दुनिया भर में तहलका मचा रखा है। आरोप है कि इस सॉफ्टवेयर से दुनिया भर की बड़ी हस्तियों की जासूसी करवाई गई है। एक समय में दुनिया भर के देश लोगों द्वारा अपने दुश्मन देशों की जासूसी कराते थे, लेकिन इस तकनीक की दुनिया में एक ही जगह पर बैठकर पूरी दुनिया की जासूसी कराने का मामला हैरत में डालने वाला है। पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर के जरिए दुनिया भर के देशों भारत, सऊदी अरब, यूएई, रवांडा, अजरबैजान, बहरीन, हंगरी, कजाकिस्तान, मैक्सिको और मोरक्को में जासूसी कराने की बात सामने आई है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि यह मामला लीक कैसे हुआ और पेगासस कैसे काम करता है। साथ ही दुनिया भर की मशहूर और बड़ी जासूसी के बारे में भी आपको बताएंगे। पेगासस सॉफ्टवेयर एक प्रकार का स्पाईवेयर है जिसके जरिए लोगों के फोन की हैकिंग होती है। इसे इजराइल की सर्विलांस कंपनी एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजीज ने तैयार किया है। इसे लेकर पहले भी विवाद हो चुके हैं। मैक्सिको से लेकर सऊदी अरब की सरकार तक पर इसके इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए जा चुके हैं। फेसबुक समेत कई दूसरी कंपनियां इस पर मुकदमे कर चुकी हैं। अभी इस सॉफ्टवेयर के जरिए राजनेताओं, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, मंत्रियों और अधिकारियों के फोन की जासूसी करने का दावा किया जा रहा है। हुआ ये कि पेरिस के गैर लाभकारी मीडिया संगठन फॉरबिडन स्टोरीज और लंदन स्थित गैर लाभकारी संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल को 50,000 मोबाइल नंबरों का डेटा मिला। इतने बड़े डेटा की पड़ताल अकेले करना मुश्किल था, लिहाजा इन दोनों संस्थाओं ने दुनिया की 16 मीडिया संस्थानों की मदद से रिपोर्टर्स का एक ग्रुप बनाया। इस ग्रुप में द गार्डियन, वॉशिंगटन पोस्ट, द वायर, फ्रंटलाइन, रेडियो फ्रांस जैसे मीडिया संस्थानों के पत्रकार शामिल हुए। इस पड़ताल को पेगासस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। इसकी पड़ताल के बाद इन मीडिया कंपनियों ने अपने देश में रिपोर्ट्स प्रकाशित की हैं। सवाल है कि यह काम कैसे करता है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे अगर किसी स्मार्टफोन में डाल दिया जाए तो हैकर उस फोन के माइक्रोफोन, कैमरा, ईमेल, ऑडियो और टेक्स्ट मैसेज और लोकेशन तक की जानकारी हासिल कर सकता है। यहां तक कि आप अपने फोन में क्या क्या पासवर्ड यूज करते हैं ये उसकी जानकारी भी चुरा सकता है। पेगासस एन्क्रिप्टेड ऑडियो सुनने और एन्क्रिप्टेड संदेशों को पढ़ने लायक बना देता है। एन्क्रिप्टेड ऐसे संदेश होते हैं जिसकी जानकारी सिर्फ मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले को होती है, लेकिन पेगासस इस निजता को खत्म कर देता है। यह टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, मिस्ड कॉल आदि के जरिए लोगों के फोन में इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देता है। इसकी खासियत यह है कि जिस तरीके से लोगों के फोन पर अटैक करता है वो तुरंत डिलीट भी हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके फोन पर मिस्ड कॉल के जरिए हैकिंग की कोशिश की गई है तो वो मिस्ड कॉल आपके फोन की कॉल हिस्ट्री से खुद ब खुद डिलीट हो जाएगी। इतना ही नहीं, जासूसी से बचने के लिए अगर आप फोन पर बात करने के बजाय किसी से मिलकर बात करना चाहें तो भी इस स्पाईवेयर की यूनिक खासियत है कि वो आपके फोन के माइक्रोफोन और कैमरा को एक्टिवेट कर देगा। कुल मिलाकर देखें तो यह स्पाईवेयर एक बार हैकिंग का मन बना ले तो टारगेट का इससे बचना बेहद मुश्किल है। यह तो बात हुई तकनीकी दुनिया की जासूसी की, लेकिन दुनिया में जासूसी की कई ऐसी कहानियां हैं जो हैरान करने वाली हैं। इसी में एक नाम है मार्गेथा गिर्ट्रुइदा मैक्लिओड का, जिसे माता हारी के नाम से जाना जाता है। यह एक कामुक नृत्यांगना थी जिसे प्रथम विश्व युद्ध में जासूसी करने के आरोप में गोली मार दी गई थी। अपने पेशे के कारण उसका सफर पर जाना आसान था, लिहाजा जर्मनी ने पहले विश्व युद्ध के दौरान माता हारी को पैसे के बदले जानकारियां साझा करने का प्रस्ताव दिया और इस तरह वह जर्मनी की जासूस बन गई। माता हारी ने खुद तो किसी को नहीं मारा, लेकिन उसकी जासूसी के चलते लगभग 50,000 फ्रांसीसी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया था। एक और नाम इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के लिए काम करने वाली एजेंट पेनेलोपे का है।
जो फिलिस्तीनी समूह ब्लैक सितंबर के नेता अली हुसैन सलामी की हत्या में शामिल रही। दरअसल अली हुसैन ने साल 1972 में म्यूनिख ओलंपिक के दौरान 11 इजरायली खिलाड़ियों को बंधक बना लिया और उनकी हत्या करवा दी। इसके जवाब में इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री गोल्डे मेरी के आदेश पर ऑपरेशन व्रैथ ऑफ गॉड शुरू किया गया। अली हुसैन को मारने के लिए पेनेलोपे ने लगभग 6 हफ्ते का वक्त उस अपार्टमेंट के पास बिताया जहां वह रहा करते थे। जिस बम धमाके में अली हुसैन सलामी की हत्या हुई उसमें पेनेलोपे भी मारी गई। आइए अब अगली खबर की तरफ बढ़ें। दुनिया भर में देशों की आपसी लड़ाई की कई मिसालें हैं। इतिहास की किताबों में ऐसी कई कहानियां कैद हैं जिनसे हम आए दिन रूबरू होते रहते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में भी ऐसी कई घटनाएं देखने को मिलती हैं जिनकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही होती है। किसी लड़ाई की वजह सीमा विवाद है तो कोई आर्थिक वजहों से एक दूसरे को निशाना बना रहा है। लेकिन क्या आपने किसी ऐसी लड़ाई के बारे में सुना है जिसमें 2 देश एक दूसरे की संप्रभुता को ही मान्यता नहीं देते? वे दोनों एक देश के नाम को लेकर असली और नकली का दावा दशकों से कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पूर्वी एशियाई देश चीन और ताइवान की, जो दशकों से एक दूसरे पर खुद का अधिकार बता रहे हैं। दरअसल ये दोनों ही देश खुद को असली चीन बताते हैं। इस लड़ाई को आप इस तरह भी समझिए कि चीन का आधिकारिक नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है और ताइवान का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है। यानी दोनों ही के नाम में चाइना जुड़ा है। दोनों खुद को आधिकारिक चीन मानते हुए मेनलैंड चाइना और ताइवान द्वीप का आधिकारिक प्रतिनिधि होने का दावा करते रहे हैं। चीन का मानना है कि ताइवान उसका ही हिस्सा है और वो अपने देश में उसका विलय करवा कर रहेगा। उधर ताइवान का मानना है कि असली चीन वही है और वो आजाद रहना चाहता है। अब आप पूछेंगे कि हमने इस खबर को लिया क्यों है। दरअसल इस मुद्दे के खबर में रहने की वजह है कि जापान ने एक श्वेत पत्र जारी कर ताइवान को लेकर खास तौर पर चिंता जाहिर की है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जापान ने अपने रक्षा श्वेत पत्र में मुखर होकर ताइवान की सुरक्षा और संप्रभुता को लेकर चिंताओं को साफ तौर पर जताया हो। फोर्ब्स वेबसाइट के मुताबिक चीन का बार बार ताइवान की संप्रभु हवाई सीमा में जानबूझकर अतिक्रमण चिंता का विषय है। इसमें अमेरिका और चीन के बीच चल रही तनातनी का असर ताइवान पर भी पड़ने की आशंका जताई गई है। अब सवाल है कि चीन और ताइवान के बीच किस बात की लड़ाई है और इसकी पृष्ठभूमि क्या है। आइए शुरू से बताते हैं। दरअसल इस विवाद की जड़ 17वीं शताब्दी में मिलती है, जब चीन का शासक ताइवान पर शासन करने लगा था। हालांकि 1624 से 1661 तक ताइवान डच कॉलोनी बना रहा, लेकिन 1662 में चीन के मिंग राजवंश ने डच को हराकर ताइवान पर कब्जा कर लिया। फिर 1683 में चिंग राजवंश ने कब्जा जमाया और वो 1895 तक शासन करता रहा। लेकिन साल 1895 में जापान के हाथों हार के बाद चिंग राजवंश के शासक ने ताइवान को जापान के हवाले कर दिया। 1911 में चिन्हाई क्रांति हुई, जिसमें चिंग वंश को चीन की सत्ता से बेदखल होना पड़ा और चीन में कुओमिंगतांग की सरकार बन गई। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने तय किया कि ताइवान को उसके सहयोगी और चीन के बड़े राजनेता और मिलिट्री कमांडर चियांग काई शेक को सौंप देना चाहिए। चियांग उस वक्त चीन के बड़े हिस्से पर शासन कर रहा था। 1947 में चीन से लेकर ताइवान तक रिपब्लिक ऑफ चाइना सरकार का शासन शुरू हुआ था। लेकिन चीन और ताइवान के इस पेचीदा विवाद की कहानी 1949 से शुरू होती है। ये वो दौर था जब चीन में हुए गृह युद्ध में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कुओमिंगतांग पार्टी को हराया था। कम्युनिस्टों से हार के बाद चियांग ने ताइवान में जाकर अपनी सरकार बनाई। इससे पहले 1911 में ही चियांग ने चीन का नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना कर दिया था। ऐसे में जब चियांग ने ताइवान में सरकार बनाई तो उन्होंने कहा कि बेशक चीन के मुख्य हिस्से में हम हार गए हैं, लेकिन फिर भी हम ही आधिकारिक रूप से चीन का नेतृत्व करते हैं, न कि कम्युनिस्ट पार्टी। इसलिए हमें मान्यता दी जाए। उधर माओ ने कहा कि हमें आधिकारिक रूप से मान्यता मिलनी चाहिए। यहीं से 2 राजनीतिक इकाइयां अस्तित्व में आ गईं और वे दोनों आधिकारिक चीन होने का दावा करने लगीं। इस बीच कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने मांग उठाई कि देश का यह नाम कुओमिंगतांग पार्टी का दिया हुआ है और अब वे ताइवान में जाकर खुद को रिपब्लिक ऑफ चाइना ही कह रहे हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी सरकार बनाई और देश को नया नाम दिया,
पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसके बाद दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व के दावे करने शुरू कर दिए। दोनों ही खुद को असली चीन बताने लगे। ऐसे में राजनयिक संबंधों में किसी दूसरे देश के लिए काफी मुश्किल स्थिति बन गई थी। यह स्थिति संयुक्त राष्ट्र के लिए भी मुश्किलें खड़ी करने लगी थी। तब सबसे बड़ा और अहम सवाल यही हो गया कि कौन सी सरकार चीन का वास्तविक रूप में प्रतिनिधित्व करती है। वक्त बीतने के साथ उन देशों की तादाद भी बढ़ती गई जिन्होंने चीन को मान्यता देना शुरू कर दिया और ताइवान का पतन शुरू हो गया। इसे इस तरह भी समझिए कि पहले रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य था। शीत युद्ध के दौरान ताइवान को अमेरिका का पूरा समर्थन मिला हुआ था, लेकिन एक ऐसा भी वक्त आया जब हालात एकदम से बदल गए। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने मौजूदा चीन को पहचान दी और ताइवान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से हटने की हिदायत दी। अक्टूबर 1971 में यूनाइटेड नेशंस में इसे लेकर वोटिंग हुई और इसमें तय हुआ कि मौजूदा चीन सुरक्षा परिषद का हिस्सा रहेगा और ताइवान को वो जगह छोड़नी पड़ेगी। लिहाजा संयुक्त राष्ट्र से ताइवान की आधिकारिक मान्यता खत्म हो गई और तभी से ताइवान खुद में सिमटने लगा। अब आप कहेंगे कि चीन तो शक्तिशाली देश है, फिर वो एक छोटे से देश ताइवान को खुद में क्यों नहीं मिला लेता। इसमें कोई दो राय नहीं कि ताइवान चीन से महज 180 किलोमीटर पर स्थित एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी करीब 2.25 करोड़ है। ऐसे में चीन जैसे ताकतवर देश के लिए ताइवान पर हमला करना कोई मुश्किल काम नहीं। चीन बार बार कहता भी रहा है कि वो ताइवान को ताकत के दम पर चीन में मिला लेगा, लेकिन इन धमकियों के बावजूद चीन आज तक ताइवान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सका है। इसके पीछे ताइवान की एक इंडस्ट्री काम करती है और वो है सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री। ताइवान की यह इंडस्ट्री चीनी हमले के खिलाफ एक शील्ड की तरह काम करती है और इसलिए इसे सिलिकॉन शील्ड नाम दिया गया है। सवाल है कि ऐसा कैसे? दरअसल ताइवान दुनिया भर में एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स के उत्पादन में अव्वल है। ये खास चिप होते हैं जिन पर सेमीकंडक्टर सर्किट बनाए जाते हैं। ये चिप सिलिकॉन से बने होते हैं और दुनिया के लगभग सभी तकनीकी उत्पादों में इन चिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसा उद्योग है जिस पर लड़ाकू विमानों से लेकर सोलर पैनल तक और वीडियो गेम्स से लेकर मेडिकल उपकरण उद्योग तक निर्भर है। चीन खुद भी ताइवान के इस एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स पर निर्भर है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि ताइवान में युद्ध होने से चीन को भी इसकी भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, ताइवान की खाड़ी में युद्ध से अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देश प्रभावित होंगे। यही कारण है कि ताइवान का यह उद्योग उसे चीनी हमले से सुरक्षित रखता है। अगर ताइवान दुनिया के तकनीकी उपकरणों के लिए इतना अहम नहीं होता तो चीन अब तक ताइवान पर कब्जा कर चुका होता। चलिए अब बात करते हैं लेबनान में राजनीतिक संकट की। करीब एक दशक पहले भारत की राजनीतिक व्यवस्था में वो मिसाल देखने को मिली जो शायद ही पहले कभी दिखी हो। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार के दौरान भारत सांप्रदायिक सौहार्द की बेहतर मिसाल का गवाह बना। इस दौरान देश के राष्ट्रपति हिंदू, उपराष्ट्रपति मुस्लिम और प्रधानमंत्री सिख समुदाय से ताल्लुक रखते थे और इन सबको मौका देने वाली महिला ईसाई समुदाय से ताल्लुक रखने वाली थी। भारतीय लोकतंत्र की इससे खूबसूरत तस्वीर और कुछ नहीं हो सकती। हालांकि यह मिसाल इतिहास में तो दर्ज हो गई, मगर ऐसी कोई व्यवस्था लिखित तौर पर नहीं है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां समुदाय आधारित राजनीतिक व्यवस्था की परंपरा है। यहां का राष्ट्रपति ईसाई, प्रधानमंत्री सुन्नी और नेशनल असेंबली का स्पीकर शिया मुस्लिम होता है। लेकिन यह देश इस खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि आर्थिक तंगी, राजनीतिक संकट और भूखमरी के चलते चर्चा में है। हम बात कर रहे हैं मध्य पूर्व एशियाई देश लेबनान की। लेबनान मध्य पूर्व का एक खूबसूरत देश है। यह एक छोटा पर्वतीय देश है जिसकी आबादी करीब 70 लाख है। यह उत्तर पूर्व में सीरिया से घिरा है, जबकि दक्षिण में इसकी सरहद इजराइल से लगती है। पश्चिम की ओर भूमध्य सागर से यह घिरा है, जिसके पार दुनिया के पश्चिमी देश मौजूद हैं। पिछले साल यह देश तब खासा चर्चा में रहा जब राजधानी बेरूत के एक बंदरगाह पर करीब 2500 टन अमोनियम नाइट्रेट में आग लगने से जबरदस्त धमाका हुआ और सैकड़ों लोग हताहत हुए। लेकिन अभी यह देश राजनीतिक संकट के चलते चर्चा में बना हुआ है।
यहाँ के प्रधानमंत्री साद हरीरी ने 9 महीने के राजनीतिक गतिरोध के बाद इस्तीफा दे दिया है। लिहाजा बुरी तरह आर्थिक संकट से गुजर रहे लेबनान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अब आप पूछेंगे कि किन राजनीतिक गतिरोध के चलते पीएम हरीरी ने इस्तीफा दिया और लेबनान आर्थिक संकट से क्यों गुजर रहा है। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। लेबनान 1943 में अपनी आज़ादी से पहले तक फ्रांस के अधीन रहा। यहाँ करीब 18 मान्यता प्राप्त समुदाय हैं जिनके बीच सत्ता की भागीदारी बटी हुई है। लेबनान के संविधान में सभी समुदायों के लिए अधिकारों का वायदा किया गया है। इसी में इस देश की समस्या की जड़ें भी छिपी हैं। समय के साथ संविधान में सत्ता की साझेदारी की मंशा मतभेदों की गहरी खाई में डूब गई। यह मतभेद समुदाय से लेकर नेताओं के बीच भी बढ़ने लगी। 1975 में एक ऐसा भी वक्त आया जब सांप्रदायिक तनाव के चलते लेबनान में जबरदस्त गृह युद्ध छिड़ गया। यह गृह युद्ध 15 सालों तक चला। इस गृह युद्ध की आड़ में इजराइल, सीरिया और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन ने लेबनान को अपने झगड़े सुलझाने के लिए लड़ाई के मैदान के तौर पर इस्तेमाल किया। इस युद्ध के खात्मे के बाद लेबनान में एक राजनीतिक समझौता हुआ जिसमें देश की सत्ता को 18 समुदायों में बांट दिया गया। लेकिन इसमें भी जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं की जा सकी। देश में भ्रष्टाचार में इजाफा होता गया। सत्ता में बैठे लोग मुल्क की आवाम के बजाय अपने लोगों को फायदा पहुंचाने लगे। भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया कि वहां के लोगों को पानी के लिए भी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। दूसरी ओर यहाँ के चुनावों में भी भारी धांधली होती है जिसके चलते देश की सत्ता कुछ चेहरों के ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसे इस तरह समझिए कि साल 2018 के संसदीय चुनाव में संसद की 128 सीटों के लिए चुनाव हुआ जिसमें सिर्फ एक निर्दलीय उम्मीदवार ही जीत सका। लेकिन हालिया वर्षों में लेबनान की चरमराती आर्थिक स्थिति और फिर सत्ता में तनाव के चलते यहाँ राजनीतिक संकट पैदा हुई है। यहाँ की मुद्रा पूरी तरह से बिखर चुकी है और उसकी कीमत कौड़ी के भाव हो गई है। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि लोग अपने लिए खाना तक मुश्किल से खरीद पा रहे हैं। लेबनान भयंकर कर्ज में डूबा है और दूसरे देशों ने लेबनान को तब तक के लिए मदद देने से इनकार किया है जब तक वहां सुधार करने वाली कोई सरकार नहीं बन जाती। बेरूत धमाके के बाद देश की हालत चरमरा गई और तत्कालीन सरकार ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद ही साद हरीरी को एक नई सरकार बनाने के लिए नामित किया गया, लेकिन महज 1 साल के भीतर ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि आर्थिक संकट के कारण हो रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों को इसकी वजह बताई जा रही है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत कुछ और ही है। इस इस्तीफे की मुख्य वजह साद हरीरी और राष्ट्रपति माइकल इयोन के बीच राजनीतिक तनाव है। जब हरीरी को सत्ता की कमान सौंपी गई तब उन्होंने वादा किया कि वो बहुत जल्द ही टेक्नोक्रेट्स या गैर पक्षपात पूर्ण जानकारों की एक कैबिनेट बनाएंगे और सुधारों को लागू करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति इयोन ने हरीरी के कई प्रस्तावों को मानने से इनकार कर दिया। हरीरी ने राष्ट्रपति और उनकी पार्टी पर नियुक्तियों को निर्धारित करके अपने सहयोगियों के लिए वीटो पावर हासिल करने का आरोप लगाया है, तो राष्ट्रपति और उनकी पार्टी हरीरी पर भी यही आरोप लगा रहे हैं। दरअसल इयोन को वहां की कुछ राजनीतिक पार्टी हिजबुल्लाह का समर्थन प्राप्त है। हिजबुल्लाह शिया समर्थित एक दल और चरमपंथी गुट है, जबकि साद हरीरी सुन्नी मुस्लिम राजनेता हैं। लिहाजा इस खटपट की मुख्य वजह शिया और सुन्नी की लड़ाई है। हिजबुल्लाह को शिया बहुल देश ईरान का समर्थन हासिल है, जबकि साद हरीरी को सुन्नी बहुल देश सऊदी अरब का समर्थन प्राप्त है। शिया और सुन्नी और ईरान सऊदी अरब टकराव को समझने के लिए आप हमारा एपिसोड आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। लेबनान में इस संकट के पीछे ईरान और सऊदी अरब की लड़ाई ही वजह है, जो पर्दे के पीछे से लेबनान में अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हरीरी ने इस्तीफा दे दिया है और उनके विकल्प की तलाश जारी है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि लेबनान को संकट से उबारने के लिए हरीरी की जगह कौन लेगा। तो दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे नए मुद्दों के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।